अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज CSS PMS और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारा पहला लेक्चर है। लेक्चर की इब्तिदा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजकर करेंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है जिसकी मोहब्बत में इस दुनिया को तख्लीक किया गया। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ना होती तो आज कायनात में कुछ भी ना होता। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगियों में दुरूद पाक को शामिल करना है। ये वो वजीफ़ा है जो तमाम मुश्किलात का हल है। ज़िंदगी में जितनी बड़ी भी मुश्किल हो, आप लोगों ने उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि हमने दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और ये हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट, चंद लम्हे निकालें और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के लिए मुख्तस हैं। और हम पूरी तरह कंसंट्रेट करें और सिर्फ़ हमारे तसव्वुर में गुंबद खिज़रा हो, उसको तसव्वुर में रखते हुए हम दुरूद सलाम की ये महफ़िल सजाएँ, चाहे ये 1 मिनट के लिए हो। दोस्तों, वो इबादत जो पूरे दिल से की जाती है असर रखती है, और वो दुआ जो हम पूरी तवज्जो से अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर समझकर ये सोच कर मांगते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें देख रही है, हमेशा कबूल होती है। तो आएँ हम सब मिलकर आज एक दुआ मांगते हैं। हमारी पहली क्लास है। अल्लाह ताला हम सब को इस क्लास को कामयाब करने की हिम्मत और ताकत दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इन लेक्चर्स को पहुँचाने की ताकत अता फ़रमाए। इसके साथ साथ मेरे जितने सुनने वाले मेरे छोटे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, जो मेरा लेक्चर को सुन रहा है, जो इम्तिहान में अपेयर होना चाहता है, अल्लाह ताला हर शख्स को आने वाले CSS PMS या जो जिस इम्तिहान में जा रहा है, चाहे सिविल जजेस का है, चाहे एडिशनल सेशन जजेस का है, अल्लाह उसमें उसको कामयाब फरमाए। दोस्तों, हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि हम हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो ओवरलैप करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो ऑफिस है, ये लेक्चर मैं वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था कि लेक्चर लाइव होंगे, क्या वजह है लेक्चर लाइव नहीं हो रहे? जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद थी कि हमारे इन दिनों के अंदर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे और मैं लाइव चला जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1000 से कम हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि लर्न विद फैसल मलिक को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और हम लाइव लेक्चर लेकर आएँ। अब उसी टाइम पर जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा। आप तमाम दोस्त इस लेक्चर को सुने, वही पैटर्न है। अपने तमाम सवालात मुझसे पूछें और उन सवालात के मैं जवाब दूँगा। आज का जो मेरा लेक्चर है दोस्तों, वो है अफ़गानिस्तान इशू पर। अब अफ़गानिस्तान इशू जो है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करता है? जी हाँ दोस्तों, ये 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है। नंबर 1 ये करंट अफेयर्स का है, नंबर 2 ये पाकिस्तान अफेयर्स का है, और नंबर 3 दोस्तों ये करंट अफेयर के ऐसे के लिए हमारे लिए हेल्पिंग होगा। तो आज हमने इस टॉपिक को इस तरह से हल करना है कि इसमें कोई कमी न रहे, क्योंकि ये तमाम जो कमियां हैं, कोताहियाँ हैं, ये हमारे नंबर को लॉस करती हैं। हमारे स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट्स वो नीचे चले जाते हैं। हमने कोशिश करनी है कि उन खामियों को इन लेक्चर्स के ज़रिए दूर करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे सवालात, जिन्हें हम MCQs कहते हैं, उनकी तरफ लेकर चलता हूँ। ये आपके सामने मैप लगा हुआ नाज़रीन। इसमें पाकिस्तान के जो वेस्ट है, वहाँ पर पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान,
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये जो बाउंड्री लाइन है, इसकी लेंथ 2252 किलोमीटर है। दोस्तों, ये बाउंड्री लाइन 1893 में ड्रा की गई थी, जिसका नाम ड्यूरेंट लाइन है। अब सबको पता होगा यहाँ तक, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसका नाम ड्यूरेंट लाइन क्यों है। जी हाँ नाज़रीन, इसका जो नाम है ड्यूरेंट लाइन, उसकी वजह यह है कि जिस शख्स के नाम पर ये ड्यूरेंट लाइन इसका नाम रखा गया, उसका नाम था मोर्टिमर ड्यूरेंट, सर मोर्टिमर ड्यूरेंट। इसी वजह से इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि इस पर जब पाकिस्तान बना तो अफ़गानिस्तान ने क्या क्लेम किया और पाकिस्तान के क्या क्लेम्स थे, ताकि हमें तमाम मामला को समझने की कोशिश में कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान 1947 में मारूज़ वजूद में आया, तो सबसे पहले हमारे अफगान दोस्तों ने क्लेम किया कि ये ड्यूरेंट लाइन, इसका स्टेटस ख़त्म हो चुका है और ये अंग्रेज़ों के साथ ही दफन हो गया। ये वो पहला मसला था जो किसी भी मुसलमान मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के सामने आया, और अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को मानने से या तस्लीम करने से इनकार किया, वो वाहिद मुस्लिम कंट्री। जी हाँ दोस्तों, इस वाहिद मुस्लिम कंट्री ने जब मानने से इनकार किया तो एक नई कशमकश की सूरत हाल थी। एक फ्रंट पर हमारे इंडिया था और एक पर अफ़गानिस्तान था। ये सूरत हाल 1960s तक चली। 60s में आके उन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया। इस दौरान वो फ़ौज कुशी भी कर चुके थे, जिसमें उन्हें शिकस्त दी गई थी। मैं इस मामले को शॉर्ट करके मौजूदा क्वेश्चन की तरफ आना चाह रहा हूँ, इसलिए जी हाँ नाज़रीन, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ कि 1973 में कौन सा किंग था, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़ाहिर शाह 1973 में किंग थे। 1979 जब सोवियत यूनियन आया तो उन्होंने बैबरक करमाल को नया बादशाह बना दिया। ये वो बादशाह था जो दोस्तों कठपुतली बादशाह था और साउथ एशिया के अंदर रहते हुए तमाम कंट्रीज़ के लिए ख़तरा बन गया था सोवियत यूनियन के इशारों पर। जब हम इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, मैं कुछ और भी आपको MCQs करवाता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कौन सा पहाड़ी सिलसिला मिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला वो पहाड़ी सिलसिला है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिला रहा है। अगर हम ये क्वेश्चन आ जाता है कि अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी या सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस माउंटेन का नाम है, हाईएस्ट माउंटेन का नवाशिक, ये माउंटेन। और दोनों मुल्कों के दरमियान कौन सा रिवर है जो कॉमन है, तो वो है काबुल रिवर। हमारा सबसे पहला जो डैम है वो भी इसी काबुल रिवर पर मौजूद है। और इंडिया ने जब शरारत की तो अफ़गानिस्तान ने उन्होंने इसी काबुल रिवर पर डैम बनाने शुरू किए ताकि पाकिस्तान का वहाँ से पानी रोका जा सके। पाकिस्तान उन चीज़ों को काउंटर करना चाहता था जो इंडिया हमारे साथ कर रहा था, उसलिए ज़रूरी था कि ऐसी हुकूमत आए जो पाकिस्तान या प्रो पाकिस्तानी पाकिस्तान को मदद करे। नाज़रीन, अब मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ। 2001 में 9/11 हुआ, उसको बहाना बनाकर अमेरिका ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान। ये वो हमला था जिसमें लाखों जाने गए। पाकिस्तान ने ना चाहते हुए इस जंग में अमेरिका का साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो साथ है ये हमें बहुत महंगा पड़ा। हमारी लाखों जाने गई, हज़ारों हमारे नौजवान फौजी शहीद हुए और अरबों डॉलर्स का हमने नुकसान उठाया इस जंग में शामिल होकर। और जब अमेरिका वहाँ से वापस जा रहा था, वहाँ पर उसने ये सबसे तवील जंग लड़ी है, तारीख़ की अमेरिका की सबसे तवील जंग है जो उन्होंने वहाँ पर रहते हुए लड़ी है, लगातार 20 साल तक। उन्होंने 3 लाख अफ़गान जो आर्मी मैन हैं उनको ट्रेंड किया। साथ ही साथ उनकी अपनी मौजूदगी थी
जिस उस दौरान तकरीबन 3 लाख नेटो अमेरिकन फ़ौजें मिलाकर वहाँ पर रही। अरबों डॉलर स्पेंड किए गए, कम अज़ कम 100 अरब डॉलर तो सिर्फ आर्मी पे लगा दिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जैसे फरवरी 2021 में मुआहदा हुआ कि अब अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाना है, फरवरी 2020 में, कि हम यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद कोई देर नहीं लगी, एक से एक कड़ी जुड़ती गई और एक एक ज़िला करके सरेंडर करता गया। ये जो सरेंडर था इतना तेज़ था कि अमेरिका को होश ही नहीं आई, पता ही नहीं चला, और वो सोचते रह गए कि इतनी तेज़ी से सरेंडर कैसे हुआ है और वो 3 लाख फोर्सेस कहाँ चली गई। जी हाँ दोस्तों, वो 3 लाख फौज जिसे उन्होंने ट्रेंड किया था, अरबों डॉलर्स लगाए थे, वो कहाँ चली गई। आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं इस तनाज़ुर में कि इसकी इम्प्लीकेशन अब पाकिस्तान के लिए क्या हैं यूएस विड्रॉल की। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पता है। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि आगे हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही अहम होने जा रहा है। आप सब लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने छोटे बहन भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने CSR एस्पायरेंट्स हैं उनमें ये इसको शेयर करें। मे भी मेरे चैनल की पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो क्योंकि मैं ऑफिस में ये आज का लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मे भी इसकी जो वॉइस में या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, वो इस लेवल के होंगे कि हम इंशाल्लाह 20 में से 16 नंबर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन हल होने जा रहा है आउट ऑफ 20। प्लस मैंने आपको MCQs भी पहले डिस्कस किए। साथ साथ जो लोग आज का ये लेक्चर लेने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, खुद लिखते हैं, वो मुझे PDF फॉर्म में भेज सकते हैं। सबके पास मेरा नंबर है, इंशाल्लाह मैं नीचे अपना नंबर मेंशन भी कर दूंगा, उस नंबर पर इसको भेजें। अब हम आ जाते हैं कि कमेंट्स में आप लोगों ने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, हम पहले तीनों दिन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और तीसरा जो मेरा लेक्चर होगा जुम्मे वाले दिन वो इस्लामियात पर होगा, वो भी करंट अफेयर्स पे होगा। तो आप नीचे मेंशन करें जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जब वो आप मेंशन करेंगे, जो मेजॉरिटी कमेंट करेगी, इंशाल्लाह कल का लेक्चर में उसी टॉपिक पे लूँगा। जी हाँ, और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जी हाँ, ये दोस्तों ये नोट्स हैं, जिस दोस्त को चाहिए होंगे ये उसको हार्ड कॉपीज़ की सूरत में मिल जाएंगे। जस्ट उस बंदे ने इसकी फ़ोटो कॉपीज़ की कीमत अदा करनी होगी या जो डाक खर्च है वो उसके ज़िम्मे होगा। हम यहाँ से जैसे ही कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो नोट्स जो हैं वो सारे दोस्तों को अवेलेबल होंगे। मेरी उसमें कोई कीमत नहीं, जस्ट फ़ोटो कॉपीज़ की कीमत उस बंदे को पे करनी होगी। जी, अब सबसे पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस रीजन के अंदर, मैप आपको समझ आ गया होगा, बॉर्डर मैंने समझा दिया कि हमारे बॉर्डर की लेंथ 2252 किलोमीटर, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और सदियों से ये कायम है अफ़गानिस्तान। जितने भी फातिहीन आए वो इसी रास्ते से आए, जितने हमला और हिंदुस्तान पर हमला करने आए वो अफ़गानिस्तान से दरा खैबर से होते हुए पंजाब और पंजाब से आगे दिल्ली की तरफ गया। तो ये एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर जो कॉमन सदियों से इस्तेमाल हो रहा था और दोनों इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। अब मैं आपको इसमें मुख्तलिफ बताने जा रहा हूँ चीज़ें। सबसे पहले सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस्लामाबाद के लिए कि पाकिस्तान के लिए। पहली सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है हमारे लिए, वो है थ्रेट ऑफ TTP। दोस्तों, थ्रेट ऑफ TTP का आप सबको पता है क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये वो तहरीक है जिसने मासूम बच्चों को कत्ल किया और जिस के लोगों ने हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या किया, हमारे हज़ारों नौजवानों
पर हमला किया, और लास्ट जो हमला है उन्होंने जो क्लेम किया है वो चाइनीज़ बस पर जो अटैक किया था इंजीनियर्स की, वो था। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो लोग हैं इनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये रियल थ्रेट है। अब हुआ क्या है, जैसे ही हुकूमत आई है तो वहाँ पर कम अज़ कम भी 2300 टीटीपी के लीडर्स जो हैं वो पकड़े हुए थे, जिनको तालिबान ने छोड़ दी। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान को गारंटी दी है, यकीन दहानी करवाई है कि कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जैसे ही मौका मिला चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमला कर दिया, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है चाइना। जैसे ही सीपेक कंप्लीट होगा, पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का मुनाफा होगा, अरबों डॉलर्स की तिजारत आएगी। उसको डिरेल करने में इंडिया के साथ मिलकर ये लोग किरदार अदा कर रहे हैं। अब जो अगला प्रॉब्लम आना जा रहा है वो है रेफ्यूजी प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, अभी हमें नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि जैसी हुकूमत चेंज हुई तो कोई ऐसा दौड़ नहीं लगी, ऐसे सिर्फ दौड़ लगी अमेरिका जाने वालों की या वेस्ट में जाने वालों की। लेकिन अगर हालात ऐसे ही ख़राब होते हैं जैसे अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं, उन हालात की ख़राबी का क्या नुकसान होगा। जैसे 1979 में हज़ारों लोग आए थे पाकिस्तान, तकरीबन 35 लाख मुहाजिरीन का बोझ पाकिस्तान ने उठाया था। अगर यही लोग वापस आ जाते हैं तो अब उनमें आपको तमीज़ करना मुश्किल हो जाएगी, ये कौन दोस्त है कौन इंडियन एजेंट है। और इतना बड़ा बोझ अब पाकिस्तानी इकॉनमी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, थ्रेट है, और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है हमारे मुल्क पर। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हमारी एथनिक पॉलिटिकल पार्टीज़। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो दोनों सूबे अफ़गानिस्तान के साथ हैं, एक बलूचिस्तान और दूसरा KPK, वहाँ पर बहुत सारी एथनिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अपनी एथनिसिटी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जैसे PTM है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, उनका एजेंडा ही एथनिसिटी है। जैसे ये लोग अगर वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर ये पार्टीज़ एजिटेट करेंगे, जिसका नुकसान हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को होगा, हमारे मुल्क के कारोबार को होगा, अगर ये पार्टीज़ एजिटेट करती हैं तो दोस्तों। इसलिए ये पार्टीज़ भी एक रियल थ्रेट बन सकती हैं इन केस ऑफ रेफ्यूजीज़। बेसिकली उनका हो सकता है कोई नेगेटिव मोटिव ना हो, क्योंकि वो अपने पख्तून भाइयों की हमायत करना चाहेंगे, पख्तून भाइयों की मोहब्बत में ये सब कुछ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सारी चीज़ें नुकसानदेह होंगी। जी हाँ दोस्तों, अगली जो वजह बनने जा रही है वो है इन्फ्लक्स ऑफ TTP टेररिस्ट। जब ये लाखों की तादाद में लोग आएंगे, ये लोग क्या आपको बता के आएंगे कि इनमें इंडियन एजेंट्स कितने हैं, इनमें TTP के खरीदे कितने हैं, क्योंकि उनसे हमने बहुत मुश्किल छुटकारा पाया है, तो उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इससे आप आगे, यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया है मैं आपको बताता चलूँ। डायरेक्ट थ्रेट ऑफ TTP, नंबर 2 रेफ्यूजी प्रॉब्लम, नंबर 3 एथनिसिटी प्रॉब्लम, नंबर 4 इन्फ्लक्स ऑफ TTP टेररिस्ट। अब अगला जो प्रॉब्लम है जिसकी तरफ बहुत कम बात हो रही है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है दोस्तों कि सबसे जो बैड इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारी इकॉनमी पे पड़ा है। पिछले चंद दिनों के अंदर डॉलर का जो रेट है वो 27 से 28 रुपये बढ़ गया। अगर आप मार्केट का तजिया करते हैं तो तकरीबन 5,500 इंडेक्स आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है। और जो जानने वाले हैं, जो इकानमी को समझते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि क्योंकि डॉलर का जो फ़्लो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ है, अफ़गानिस्तान में डॉलर की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है, और वहाँ वो गवर्नमेंट चलाने के लिए अपने अफेयर्स यहाँ से डॉलर लेके जा रही है, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ। इवन दो पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में $1.5 अरब स्टेट बैंक ने
इंजेक्ट किए हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों क्या उससे डॉलर की कीमत नीचे आई है? नहीं। अब जब डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान में मौजूद हर चीज़ बढ़ जाती है। पेट्रोल बढ़ा तो आपकी प्राइसेस हाई होगी। अब वो प्राइसेस में सबसे पहले तो फ्रेट आ जाता है। कोई भी चीज़ आ रही है, पेट्रोल बढ़ने से आपके रेंट बढ़ जाते हैं। जब किसी चीज़ की कीमत में रेंट डलता है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। फिर प्रोडक्शन जो है, किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। अब ये सारे वो इम्पैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और रुपया जो है उसमें डिवैल्यू हो रहा है। और इस तरह से डिवैल्यू हो रहा है कि उसकी जो कमी है, जो गिरावट है, वो संभलने में नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, ना वो रुकने का नाम ले रही है। अब मैं इससे आगे बढ़ने से पहले अपने जो कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं उनकी मैं बात करना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैडम मलिया लोधी की। इंतहाई सुलझी हुई डिप्लोमेट है, इंतहाई तजर्बाकार डिप्लोमेट है, एक लंबे अरसे तक अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रही और यूएन के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। उन्होंने एक पेपर पेश किया था, ये वाला पेपर मलिया लोधी ने, और इसमें क्या था, ये बेसिकली एक एग्जेक्टिव समरी थी डॉक्टर मलिया लोधी की तरफ से, इम्पैक्ट ऑफ अफ़गानिस्तान ऑन पाकिस्तान, और ये पेश किया गया था कमेटी के अंदर। इसके अंदर 3-4 चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया, जिनमें TTP, सैर फहरिस्त है और उससे होने वाले नुकसान। फिर आगे जाके वो 5 चीज़ें लिख रही है, 5 इम्पैक्ट्स बता रही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनको नोट डाउन कर लें वन बाय वन। नंबर 1, वो कहती हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एस्केलेशन क्या होगा। नंबर 1, इन्फ्लक्स ऑफ मिलिटेंट्स एंड अलकायदा फाइटर्स, कि वहाँ से जो लोग भागेंगे तालिबान के डर से, वो सारे के सारे पाकिस्तान आ जाएंगे। यूँ एक बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स और अलकायदा लीडर्स जो हैं उनके पाकिस्तान आने का खदशा मौजूद है। दूसरी जो वजह कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वायलेंट रिप्राइजल्स ऑन मेन लैंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो धरती है, पाकिस्तान की जो मेन लैंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो सकता है, पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते हैं। ये दूसरा इम्पैक्ट वो डिस्कस करती हैं। अकॉर्डिंग टू मलिया लोधी, जो तीसरा है, इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़। ये बात मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़ होगा, जल्द होता है, लेट होता है, ये कुछ अरसे के बाद, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको हमने मॉनिटर करना है। फिर आगे जो है फ्रेजाइल पॉलिटिकल कंसेंसस, कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके दरमियान पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, उसका भी हम पर असर हो। और अगला जो इम्पैक्ट होने जा रहा है वो है इंडिया के रोल का, क्योंकि इंडिया हमेशा नेगेटिव रोल प्ले करता है, पाकिस्तान को अंडरमाइन करता है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के नुकसान की कोशिश करता है। वो TTP पे इस वक्त इसराइल के साथ मिलकर पैसा लगा रहा है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद कुछ और, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, एक इंडियन थिंकर है, उन्होंने एक लिखा है पेपर, ये रिसर्च पेपर इंडियन थिंकर ने लिखा है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरी नज़र से गुजरे। वो कहती हैं कि मोई यूसुफ, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं PM के, उन्होंने वाशिंगटन को बयान दिया था कि यूसुफ हैज़ आस्क्ड वाशिंगटन not to threat Pakistan as scapegoat, underlining their shared interest in Afghanistan. Yusuf asserted that he was not asking for any sympathy for Pakistan, but talking in terms of pure US selfish national interest. जी हाँ दोस्तों, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है जो कोट एंड कोट है, मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ मोदी यूसुफ क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने के लिए कोई रहम नहीं मांग रहा, सिंपथी, हमदर्दी नहीं मांग रहा, बल्कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि आपके जो सेल्फिश मोटिव्स हैं, जिसकी वजह से आपने हमारे पड़ोसी मुल्क को तबाह व बर्बाद किया और अब उसको अकेला छोड़ कर जा रहे हैं, उसको तबाही के दहाने पर छोड़ के जा रहे हैं, तो
ये हालात जो हैं ये ख़राब होने जा रहे हैं। इसके साथ एक और हमारे स्कॉलर हैं, अब मैं उनको शामिल करता हूँ पहले। फिर शायद जावेद बर्की। शायद जावेद बर्की साहब ने एक इंटरव्यू किया था एक लंबा अरसा पहले 1988 में, जुलाई 1988 में ज़ियाउल हक का। वो कहते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने खान मोहम्मद जुनेजो को क्यों हटा दिया, तो उनका ज़िया साहब का जवाब था कि उन्होंने जो जिनीवा अकॉर्ड किया उसमें उन्होंने बहुत ही गलत किया सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जाके, जिससे क्या होगा कि अफ़गानिस्तान में खला पैदा होगा और उस खला को पुर करने के लिए वहाँ पर सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ही कौन है, पाकिस्तान होगा, अकॉर्डिंग टू शायद जावेद बर्की। इस पेपर में इस चीज़ को कोट किया गया है। अब जो ऑथर हैं वो यही कहना चाह रही हैं कि अब एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। वहाँ से अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, नेटो चला गया, उस खला को पूरा करने के लिए वहाँ पे जो ताकतें हैं वो सिविल वार में उलझ जाएंगी, जिससे पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ वो एक और फ्यूचर सिनेरियो बयान कर रही हैं। वो कहती है, क्योंकि ये फीमेल हैं, वो कहती हैं कि इस खत्ते में एक नया ब्लॉक मर्ज हो रहा है और ये फ्यूचर है पाकिस्तान, चाइना, टर्की और ईरान, और साथ ही साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात रशिया के साथ, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन हालात में डायरेक्ट कॉल की इमरान खान को, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन ने अभी तक कोई कॉल नहीं की। उसको आए हुए 8-9 माह गुजर चुके हैं प्रेसिडेंट बने हुए। तो ये एक नेक्सस बनने जा रहा है जो अमेरिका को काउंटर करेगा, जिससे एक नई ताकत उभर के आएगी। और जो यूँ समझ लें कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर इस इलाके में 2 ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। एक ब्लॉक कौन सा होगा, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान होंगे, और दूसरा ब्लॉक होगा यूरोप, इंडिया, अमेरिका। जी हाँ, अगर आप साउथ चाइना सी का मसला देखते हैं जिसमें चाइनीज़ ने अमेरिकन सबमरीन को हिट किया है, जो कि अब प्रूव होता जा रहा है, तो आपको खुल्लम खुला नज़र आता है कि ये आने वाले दिनों में एक नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं और पावर सेक्टर जो है चेंज होने जा रहा है और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलने जा रहा है। इंशाल्लाह मैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्ल्ड ऑर्डर बताऊंगा, समझाऊंगा डिटेल के साथ कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, दुनिया कौन से वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, और पहले कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था, 16th सेंचुरी में कौन सा था, उसके बाद 19th में कौन सा था, 1945 के बाद कौन सा, 1991 के बाद कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर हुआ, और अब किसकी तरफ दुनिया जा रही है। इंतहाई कम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया जा रही है। न्यू रियलिस्ट जो कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उसमें वो तालिबान को लाते हैं कि तालिबान की उभरती हुई ताकत ने एक न्यू रियलिज़म की को एक बढ़ावा दिया है कि न्यू रियलिज़म जो है उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका के अगेंस्ट ये ताकतें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो उसका जो दौर है वो टूट जाएगा। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि फ्यूचर अहेड क्या है। इस सारी सूरत हाल में जो है पहला नंबर आ जाता है तालिबान गवर्नमेंट के। वहाँ पे तालिबान ने गवर्नमेंट बना ली। अब सबसे पहले ये देखना है कि इस गवर्नमेंट को कौन कौन तस्लीम करता है, कौन कौन सा मुल्क एक्सेप्ट करता है। देखते हैं कि ये मुल्क कितनी देर में एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिका करता है, इंडिया करता है, नेटो कंट्रीज़ करते हैं, या पाकिस्तान अब उनको देख रहा है। अगर वो करेंगे, चाइना करेगा तो पाकिस्तान इसलिए रुका हुआ है, वो करेंगे तो हम करेंगे। दूसरा जो फ्यूचर है वो है एक्सेप्टेंस के बाद इस्लामाबाद की प्रिपरेशन। हमने ये देखना है कि इस्लामाबाद इन आने वाले हालात जिनको हमने डिस्कस किया इम्पैक्ट्स है कौन कौन से। टीटीपी का मसला हो सकता है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज हो सकता है, टीटीपीज़ का इन्फ्लक्स हो सकता है, टेररिस्ट्स का, और आपका जो डॉलर शूट कर रहा है, इकॉनमी प्रॉब्लम कर रही है, जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान पर। तो इन हालात में पाकिस्तान की क्या तैयारी है। जब हम अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 फ्रंट्स पे, एक है मिलिट्री फ्रंट
तो हमें नज़र आता है कि हमारा जो मिलिट्री फ्रंट है वो फुली प्रिपेयर है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे फौज लगी हुई है और कोई भी मुल्क जो है हम पर हमला आवर होने की कोशिश नहीं कर सकता। इसी तरह ज़रब अज़ब के ज़रिए दहशतगर्दों की कमर तोड़ी गई और इंशाल्लाह किसी को ताकत नहीं होगी। जबकि दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट जो कि सिविल गवर्नमेंट के पास है, अब उनकी कोई तैयारी नज़र नहीं आती, जिस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन बुरे हालात की तरफ जा रही है। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा? क्या हमने तैयारी की? नहीं की। साथ अब मैं इसकी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कंक्लूजन क्या है कि हमने आने वाले फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, जो इम्पैक्ट है वो हमें सामने नज़र आ रहा है, हमारी दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि क्या हालात होने जा रहे हैं। उस दीवार पे लिखे हुए को देखने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, सकत होनी चाहिए। बिल्ली की तरह, बिल्ली को सामने देखकर कबूतर की तरह हमने आंखें नहीं बंद कर लेनी, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान माइट थिंक इट वुड बी अ गुड पॉलिसी टू स्टे अवे फ्राम द अफगान कॉन्फ्लिक्ट, बट द अफगान कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट स्टे अवे फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान सोच सकता है कि हम इससे हट जाएं, लेकिन वो कभी आपसे दूर नहीं जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने जो कुछ सीखा उसमें क्या थी, इम्पैक्ट क्या क्या होने जा रहा है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करने जा रहा हूँ आपके साथ, आपके लिए। सबसे पहले मैंने बॉर्डर को डिफाइन किया कि जो हमारा ये बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, ये हमारा कितना लेंथी है, और वेस्टर्न बॉर्डर है ये इंतहाई तवील है और ये प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है। यही मैंने आपको समझाया, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया। साथ ही मेरे दोस्तों, अब जो हमारी प्रॉब्लम आने लगा है रेफ्यूजीज़ का, थ्रेट ऑफ टीटीपी है, एथनिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ों को मैंने वन बाय वन डिस्कस किया और फ्यूचर अहेड को भी डिस्कस किया। अगर इसमें कुछ और आप जानना चाहते हैं, आपकी कुछ राय है, कुछ तजावीज़ हैं, रिकमेंडेशन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसको शेयर करें। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स दीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे उनमें वॉइस और हमारी पिक्चर क्वालिटी बेहतर हो। इसी के साथ आज का मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।